स्तुति ने श्लोक की पहनाई हुई अंगूठी निकालने के लिए गुस्से से अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे अंदर से हिम्मत नहीं बांध पा रही थी वो ऐसा करने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर उसे यह खुद भी नहीं पता था। उसने बहुत बार कोशिश की उसे उतारने की, लेकिन जाने क्यों थक हार कर बालकनी से उसने अपना हाथ दे मारा गुस्से के मारे। गुस्सा वो खुद पर ही थी कि आखिर क्यों वो इस अंगूठी को खुद से दूर नहीं कर पा रही है। क्यों उसके अंदर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही है ऐसा करने के लिए। वो गुस्से से आसमान की तरफ देखते हुए बोली, क्यों? आखिर क्यों महादेव? क्यों आप हमेशा मेरी परीक्षा लेते हैं? क्यों हमेशा मुझे ही झुलसना पड़ता है हर सिचुएशन में? मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्यों मैं चाह कर भी खुद को इस दलदल जैसी सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ? मेरी जिंदगी तमाशा बनकर रह गई है महादेव पिछले कुछ दिनों से, या यूं कहूँ कि जब से वो इंसान मेरी जिंदगी में आया है तब से मुझसे मेरा सुकून शांति सब छिन गया है। मेरा जीना मुश्किल हो गया है, और इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं उस इंसान की इस जबरदस्ती पहनाई हुई अंगूठी को खुद से दूर नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा क्यों? मैं उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, ये जानते हुए भी मेरे दिमाग से उसकी बातें निकलने का नाम नहीं लेती। जिसके बारे में मुझे सोचना है उसका ख्याल भी नहीं आता मुझे, और जिसके बारे में नहीं सोचना चाहती वो मेरे दिमाग पर कब्जा करके बैठ गया है। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है महादेव कि जैसे मैं मोक्ष के साथ नाइंसाफी कर रही हूँ। जिस हक का वो हकदार है वो तो उसे मिल ही नहीं रहा है। न इसमें उसकी क्या गलती है महादेव, जो उसे सफ़र करना पड़ रहा है। इतना कुछ होने के बावजूद मैं उस इंसान से नफरत क्यों नहीं कर पा रही हूँ जिसने इतना तमाशा किया, सबको अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। मैं चाहती हूँ उससे नफरत करना, लेकिन क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मुझे मेरे सवालों का जवाब दो महादेव, जवाब दो मुझे मेरे सवालों का। इतना कहते कहते वो रोने लगी, और जोर जोर से और रोते रोते वो बालकनी में बैठ गई और अपना मुंह हाथों से छुपाकर रोने लगी, बच्चों की तरह। उधर स्तुति के पापा और मम्मी बैठे थे रूम में। उसकी मम्मी ने उन्हें दवाई दी और सोने के लिए कहा, तो वो बोले, नींद कहाँ आती है अब तो बस रात से दिन होने का इंतजार करते करते वक्त बीत जाता है। उसकी मम्मी ने उनके कंधे पर हाथ रखा और बोली, जानती हूँ और समझती भी हूँ आपकी परेशानी, और सच कहूँ तो नींद तो मुझे भी नहीं आती। समझ में नहीं आता कि आखिर हमारी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा है जो उसके साथ ऐसा हो रहा है। वो तो एक चींटी तक का बुरा नहीं सोचती, तो फिर उसकी खुशियों को आखिर किसकी नज़र लगी है? अब तो समझ भी नहीं आता कि आके कुछ सोचे भी या नहीं। सही कह रही हो अब तो ऐसा सोचने से ही डर लगने लगा है। अभी मोक्ष जो उनके रूम के बाहर से जा रहा था वो अंदर आया और बोला, क्यों नहीं सोचना? वो दोनों उसकी तरफ देखने लगे तो वो आकर उनके पास आकर बैठ गया और स्तुति के पापा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, जानता हूँ पापा कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद आपको डर लग रहा होगा ना, लेकिन मैं एक वादा करता हूँ आपसे कि जब तक मैं जिंदा हूँ ना तब तक स्तुति का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मैं खुद भले ही मर जाऊं, लेकिन स्तुति की तरफ गर्म हवा तक नहीं आने दूंगा। उसके इतना कहते स्तुति की मम्मी उसके मुंह पर हाथ रखते हुए परेशान होते हुए बोली, नहीं नहीं बेटा, ये कैसी अशुभ बातें कर रहे हो तुम? हमारे लिए जितनी स्तुति की जान जरूरी है उतनी ही तुम्हारी भी है मोक्ष बेटा। हमें हमारे दोनों बच्चे बराबर के प्यारे हैं, समझे तुम? इसलिए आज के बाद ऐसी बेहुदा बात अपने मुंह से निकाली तो मुझे मम्मी मत बुलाना फिर कभी। इतना कहते कहते वो झूठ मूठ नाराजगी दिखाने लगी थी। मोक्ष हल्का सा मुस्कुराया तो स्तुति के पापा बोले, हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रही हैं तुम्हारी मम्मी। हम लोग जितना प्यार स्तुति से करते हैं उतना ही तुमसे भी करते हैं। आइंदा से कभी ऐसा सोचना भी मत। हाँ, हमें उसकी परवाह हो रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें तुम्हारी फिक्र नहीं है। तुम हमारे बच्चे हो, जितना तुम हम लोगों के लिए करते हो ना। उन्होंने इतना ही बोला था कि आगे मोक्ष बोल पड़ा, बस पापा, आगे कुछ नहीं बोलिएगा। मुझे पता है अब आप लोग मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे अपनी बात मनवाने के लिए, है ना? फिर थोड़ा शैतानी मोड में आते हुए, लेकिन मैं भी आपका बेटा हूँ, सब समझता हूँ आपकी ट्रिक्स को। इसलिए अब आप लोग ये सारी सोच और परेशानियों को किनारे कीजिए और चुपचाप से सो जाइए, और स्तुति की फिक्र मत कीजिए। उसको मैंने सुला दिया है, तो अब गुड नाइट।
क्योंकि अगर ये बातें और चलीं तो पक्का यहाँ गंगा जमुना बहने लगेगी। इसलिए अब बस सोना है। ठीक है, इतना कहकर उसने लाइट ऑफ की और उनको गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला गया। और स्तुति के मम्मी पापा मुस्कुराते हुए लेट गए। स्तुति की मम्मी लेटे हुए ही बोली, देखिए ना कितना अच्छा है मोक्ष। कभी कभी पता नहीं क्यों एक अनजाना सा डर लगा रहता है मन में कि कहीं इस बच्चे का दिल न टूट जाए। कभी कभी हमारी या स्तुति की वजह से इसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। बहुत साफ और नेक दिल का है ये बच्चा। स्तुति के पापा बोले, अरे ऐसा क्यों सोच रही हो भला? ऐसा कुछ नहीं होगा कभी। हम लोग इसे कैसे और क्यों कोई तकलीफ पहुंचाएंगे? और स्तुति तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। जीवन साथी अभी भले नहीं बने, लेकिन दोस्ती का रिश्ता उनमें अभी भी उतना ही गहरा और सच्चा है। इसलिए ऐसी बेकार की बातें मत सोचो और चुपचाप सो जाओ। इतना कहकर उन्होंने आंखें बंद कर लीं और स्तुति की मम्मी भी कुछ देर अपनी सोच में गुम रहीं और देखते देखते वो भी आखिर सो गईं। वहीं मोक्ष भी जाकर जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचते सोचते सो गया। सुबह हुई तो श्लोक की मम उसे कॉफ़ी देने रूम में आई और देखा कि श्लोक बेड पर नहीं था। उन्हें लगा बाथरूम में होगा, तो उन्होंने कॉफ़ी बेड के साइड टेबल पर रखी और बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए बोली, मोक्ष बेटा तुम्हारी कॉफ़ी रखी है, पी लेना। उनके बोलने पर भी कोई जवाब नहीं आया, तो उन्होंने दोबारा से बात दोहराई, लेकिन फिर कोई जवाब नहीं। वो हैरान हुई कि आखिर श्लोक उनकी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि उनकी सिर्फ एक आवाज़ पर श्लोक जवाब दे देता था। फिर आज क्यों ऐसा है? थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि बाथरूम में कोई भी हलचल की आवाज़ नहीं आ रही है और ना ही पानी की कोई आवाज़ आ रही है। वो हैरान हुई कि आखिर सुबह सुबह ये कहाँ चला गया बिना बताए। वो पूरे रूम में इधर उधर देखने लगी और तभी उन्होंने नोटिस किया कि बालकनी का दरवाज़ा खुला है और कर्टन भी हिल रहे हैं। वो बालकनी की तरफ गई और वहां जाकर देखा कि श्लोक बालकनी के सोफे पर ही बैठे बैठे सोया हुआ है और सामने टेबल पर रात वाला कॉफ़ी का मग भी पड़ा है। उन्होंने सोचा कि काम करते करते सो गया होगा बेख्याली में, लेकिन फिर नोटिस किया कि वहाँ ना तो लैपटॉप है और ना ही कोई फाइल वगैरह। उन्होंने उसे प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए आवाज़ दी और बोली, श्लोक बेटा गुड मॉर्निंग, उठ जाओ सुबह हो गई है। 2-3 बार आवाज़ देने के बाद आखिर श्लोक ने आंखें खोल ली और उनकी तरफ देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मॉम। वो मुस्कुराते हुए अचानक से श्लोक के चेहरे की तरफ देखते हुए सीरियस हो गईं, क्योंकि उन्हें श्लोक की आंखें सूजी हुई लग रही थीं और चेहरा भी कुछ अलग लग रहा था, जैसे नींद न पूरी होने पर होता है। वो सोफे पर उसके पास बैठ गई और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, श्लोक क्या हुआ है बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? श्लोक बोला, मैं ठीक हूँ मॉम। मुझे क्या होगा भला? अब इतना बड़ा हो गया तू कि अपनी माँ से भी छुपाएगा अपनी परेशानी। हाँ, कैसी परेशानी? कौन सी परेशानी मॉम? आप कुछ भी समझ रहे हो? अच्छा, अगर मैं यूं ही कुछ भी समझ रही हूँ तो फिर यह बात तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर क्यों नहीं कह रहे हो? क्यों मुझसे नजरें चुरा रहे हो? बताओ मुझे। श्लोक खुद को नियंत्रित करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी मॉम आगे बोली, बेटा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन अपनी माँ के लिए वो एक बच्चा ही रहता है। और कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अपनी माँ से अपने अंदर चल रही हलचल को छुपा नहीं पाते हैं। और मुझे इतना तो पता है कि मेरा श्लोक कभी किसी छोटी बात को लेकर परेशान तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और खासकर बिजनेस को लेकर तुझे कोई टेंशन हो ही नहीं सकती। तो मतलब साफ है कि कुछ तो हुआ है जिसने तेरे चेहरे का नूर उड़ा दिया है। फिर उसका चेहरा अपनी तरफ किया और पाया कि श्लोक की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। शायद उनकी बातें सुनकर उसके अंदर बची हुई हिम्मत भी खत्म हो गई थी और अंदर के सैलाब ने आंखों का रास्ता चुना था खुद को रिहा करने के लिए। श्लोक की आंखों में आंसू देखकर वो एकदम से डर गई और उतना ज्यादा ही डर गई, क्योंकि जिसकी आंखों में उन्होंने आंसू देखे थे वो उनका वही इष्टट बेटा था, जिसे चोट लगने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए उसका हौसला कभी डगमगाता नहीं था। और आज उसकी आंखों के आंसू उसकी बेबसी का आलम बयान कर रहे थे। उन्होंने दोनों हाथ से उसका चेहरा थाम लिया और घबराते हुए बोली, क्या हुआ है मेरे बच्चे? तू रो क्यों रहा है? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? बताओ मुझे, क्या हुआ है? क्या परेशानी है आखिर? श्लोक कुछ बोला नहीं, बल्कि एक झटके से वो उनके गले से लग गया और किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लग गया, जिससे वो और ज्यादा घबरा गई थी। वो उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, क्या हो गया मेरे बच्चे? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो?
ऐसा क्या हो गया आखिर जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए हैं? बताओ मुझे प्लीज। मुझे बहुत घबराहट हो रही है श्लोक बेटा। प्लीज बताओ ना श्लोक। श्लोक ने उन्हें और कसकर थाम लिया और वैसे ही रोते हुए बोला, मम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं आखिर मैं। उसने तो हमेशा के लिए दूर ही कर दिया मुझे, ये जानते हुए भी कि उसके बगैर मैं मर जाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा। ये पता है उसे, फिर भी अपनी जान की धमकी देकर मुझे ब्लैकमेल किया, क्योंकि उसे पता है ना कि मुझे उसकी जान कितनी प्यारी है। मुझे खुद से दूर कर दिया मॉम उसने, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया उसने। सांस नहीं ले पा रहा हूँ मैं तब से। क्या करूँ आखिर? उसकी मॉम उसकी बात को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तो श्लोक रोते हुए बोल रहा था और ऊपर से थोड़ा अटक अटक कर बोल रहा था। उन्होंने उसकी पीठ सहलाई और फिर उसे खुद से अलग किया और उसके चेहरे को हाथों में थाम कर उसके आंसू पोंछते हुए बोली, पहले शांत हो जाओ श्लोक बेटा, जस्ट काम डाउन, यू नीड टू रिलैक्स। पहले खुद को शांत करो। श्लोक झट से बोला, कैसे शांत करूं मॉम खुद को, कैसे करूं शांत? दिल में तूफान चल रहा है मेरे, खुद को संभालना मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आसपास की हवा रोक दी हो मेरे। खुद पर बोझ लग रहा है मुझे, मैं नहीं संभाल पा रहा मॉम खुद को। इतना कहते हुए उसकी आंखों से फिर से आंसू गाल तक आ गए। अपने बच्चे को इस तरह रोते हुए देखकर उन्हें अब हैरानी के साथ साथ डर भी लग रहा था कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि उनका बेटा जो एक स्टंटमैन से कम नहीं है, उसे रुला दिया। उसकी भीगी आंखों में देखते देखते उनकी भी आंखें भर आई थी। लोग की बातों की इंटेंसिटी से उन्हें ये तो अच्छे से समझ आ गया था कि बात बहुत बड़ी है और है भी किसी लड़की के बारे में। लेकिन अपने बेटे को इस तरह रोते हुए देखकर उनके लिए भी खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस वक्त श्लोक को उनकी ज़रूरत थी, इसलिए वो खुद को संभालते हुए बोली, ठीक है मैं सब ठीक करने की कोशिश करूंगी बेटा, पहले तुम बस रोना बंद करो और खुद को संभालो बस। श्लोक ने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की और अपनी मॉम की तरफ गहरी नज़रों से देखने लगा। उसकी आंखों में इसका दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उसकी मॉम को उन्होंने उसके गाल पर हाथ रखा और बोली, हम इस बारे में बात करते हैं, पहले तुम अंदर चलो और अंदर जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम बात करते हैं। इतना कहकर उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे मनाया और अंदर लेकर गईं और श्लोक बाथरूम में चला गया और वो वहां बैठकर उसका इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद श्लोक बाहर आया और आकर उनकी गोद में सर रखकर लेट गया और फिर से एक बार आंखों से आंसू आने को बेकरार हो रहे थे। लेकिन इस बार उसकी मॉम ने उन्हें वहीं रोक दिया और उसे उठाकर अपने सामने बिठाया और बोली, अब बोलो क्या हुआ है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है? किसकी बात कर रहे थे तुम? कौन छोड़ कर गया है तुम्हें? श्लोक मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोला, वही मॉम, जो मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरा जुनून और मेरी जिद भी है, जो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है, जिसके लिए मैं जीना चाहता हूँ, जिसे अपने जीने की वजह बना चुका हूँ मॉम। वही तो पूछ रही हूँ ना कि आखिर कौन है वो, और ऐसा क्या हुआ है कि वो तुझे छोड़कर चली गई है और तू कब से लड़कियों के चक्कर में पड़ गया? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। मॉम, मैं कोई लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ा हूँ कभी, और जिसकी बात मैं कर रहा हूँ ना, वो जान है मेरी, और वो छोड़कर तो तब जाती ना जब वो मेरी होती। वो मेरी कभी थी ही नहीं। तू ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? क्या बोले जा रहा है तू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तू कह रहा है कि वो मेरी जान है, मैं उससे प्यार करता हूँ और वो छोड़कर चली गई, और दूसरी तरफ कह रहा है कि वो तेरी कभी थी नहीं। इन सब बातों का क्या मतलब है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है तेरी पहेली जैसी बातें। श्लोक की बातें मॉम के सर के ऊपर से जा रही थी। श्लोक ने एक आह भरी और बेड से नीचे उतरा और 2 कदम चलते हुए बोला, हाँ ऐसे आपको समझ नहीं आएगी मेरी बात, जानता हूँ, इसलिए आपको शुरू से लेकर सब कुछ बताता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मॉम को अपनी और मौस की रंजिश से लेकर उसका स्तुति से मिलना और उसके बाद में सारे इंसिडेंट एक एक करके बताए। और जैसे जैसे वो बता रहा था वैसे वैसे उसकी मॉम का मुंह और आंखें हैरानी से खुली जा रही थीं, और पूरी कहानी सुनते सुनते वो बेड से उठ चुकी थी हैरानी से। श्लोक पूरी बात बताकर पीछे मुड़ा तो देखा कि मॉम बिल्कुल हक्की बकी हुई पड़ी थी उसकी बात से। वो चलकर उनके पास आया
और उनको बेड पर वापस बिठाया और उनके घुटने के पास खुद बैठ गया और उनकी गोद में सिर रखते हुए बोला, जानता हूँ मॉम, आपको यकीन नहीं हो रहा है ना मेरी बात पर, लेकिन ये सब बिल्कुल सच है मॉम। मैंने पहले जो भी किया था वो बस बदला लेने के इरादे से ही किया था, लेकिन अब जो है ना मॉम, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है मॉम। और वो यह है कि मैं स्तुति से बेहद मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा प्यार करता हूँ उसे। और अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं जी नहीं पाऊंगा मॉम, मैं मर जाऊंगा मॉम। अगर जिंदा बचा भी तो शायद पागल हो जाऊंगा। इतना कहते हुए वो एक बार फिर से लगभग रो पड़ा था। उसकी मॉम ने उसका हाथ पकड़ा और उस रिंग को देखने लगी जो श्लोक ने जबरदस्ती स्तुति के हाथ से पहनी थी। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस रिंग को उसकी उंगली से निकालने ही वाली थी कि श्लोक ने एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लिया और झटके से उठ गया और बोला, ये क्या करने जा रही थी आप मॉम अभी? वो भी उठी और बोली, इस जबरदस्ती वाले रिश्ते से आज़ाद करने लगी थी तुझे भी और उस बेकसूर लड़की को भी। मॉम, आप ये क्या कर रही हैं? श्लोक हैरानी से उनकी तरफ देखते हुए बोला। वो भी उठी और उसके सामने आकर बोली, सही कह रही हूँ मैं श्लोक बेटा, यह रिश्ता जबरदस्ती वाला ही है। इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला, ना तुझे और ना उस बेचारी लड़की को। तूने जो कुछ भी किया है वो सही नहीं है बेटा, गलती हुई है तुझसे, ये बात तुझे माननी होगी। श्लोक थोड़ा कड़क लहजे में बोला, प्लीज मॉम, आपको मुझे जो कहना है कह लीजिए, लेकिन मेरे प्यार को गलती का नाम मत दीजिए। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तेरे प्यार को गलती नहीं कह रही हूँ श्लोक, बल्कि तूने जो किया उसे गलत कह रही हूँ। लेकिन मैंने जो भी किया वो अपने प्यार की खातिर ही किया है ना मॉम, तो इनडायरेक्टली आपका वही मतलब हुआ ना। देख, तुझे जो समझना है तू समझ ले, लेकिन एक बात तो तय है, यह रिश्ता तेरी तरफ से है सिर्फ, इसलिए शायद ये कोई रिश्ता है भी नहीं। तू अपने एक तरफा प्यार के लिए किसी और की हंसती खेलती जिंदगी में दखलंदाजी नहीं कर सकता। वो अगर किसी और के साथ खुश है तो तुझे ये बात मान लेनी चाहिए बेटा। श्लोक थोड़ा गुस्से में, लेकिन मैं खुश नहीं हो सकता उसे किसी और के साथ देखकर, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है मेरे लिए। श्लोक की जिद देखकर उसकी मॉम हैरान थी कि आखिर उनका बेटा एक लड़की के लिए उनसे इस तरह से कैसे बात कर रहा है। उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का एहसास भी हो चुका था कि श्लोक स्तुति को लेकर सच में बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो उसे समझाते हुए बोली, देखो श्लोक बेटा, समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही हूँ, मैं तो बस हालातों को गलत कह रही हूँ। लेकिन हमें कई बार हालातों से समझौता करना पड़ता है, लेकिन मैं अब कोई समझौता नहीं करने वाला अपनी किस्मत या अपनी ज़िंदगी के साथ। और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचेगा कि क्या नहीं। मुझे सिर्फ एक बात से फ़र्क पड़ता है, और वो यह है कि उनके पास आकर उनका एक हाथ अपने सीने पर रखते हुए वो बोला, ये दिल देखिए, ये जो ऐसे धड़क रहा है ना, ये इसलिए धड़क रहा है क्योंकि ये अब स्तुति से जुड़ा हुआ है, उसके दिल से जुड़ा हुआ है, और इसलिए ऐसे बेपरवाह सा सांस ले रहा है, क्योंकि उम्मीद है इसे कि वो मेरी होगी बहुत जल्द। यह हर धड़क के साथ उसका नाम लिए जा रहा है। मॉम देखिए, सुनिए आप भी। इतना कहते हुए उसने उसके हाथ को थोड़ा प्रेस किया, और अपने बच्चे की ऐसी बातें सुनकर उसकी मॉम की आंखें नम होने को थी बस। उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा मैं समझ रही हूँ तेरी बात, लेकिन तुझे भी ये बात समझनी होगी कि जो सपना तू जाने अनजाने में सजाए बैठा है वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी शादी तो ऑलरेडी तय हो चुकी है ना, किसी और के साथ। इसलिए समझने की कोशिश कर बेटा, और आगे बढ़ने की कोशिश। अभी वो इतना ही बोल पाई थी कि श्लोक ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया और बोला, नहीं मॉम, आपको और जो भी बात करनी है कीजिए, मैं सुनूंगा और समझूंगा भी शायद, लेकिन स्तुति को भूलने की, उससे दूर होने की बात कर भी मत दीजिएगा, क्योंकि अब मेरा इश्क उस पड़ाव तक पहुंच चुका है जहां मैं ना तो उसके लिए जान देने से गुरेज करूंगा और ना ही किसी की जान लेने से परहेज करूंगा। इसलिए टॉपिक नहीं, बिल्कुल भी। इतना कहकर वो अपने कपड़े कपबोर्ड से निकालते हुए बोला, मैं तैयार होकर आता हूँ, लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। इतना कहकर वो बिना कोई भी बात सुने सीधे बाथरूम में चला गया, और उसकी मम भी ठंडी हो चुकी कॉफी का मग उठाकर वहां से नीचे चली गई, श्लोक के बारे में सोचते हुए। श्लोक ने कपड़े पहने और आईने के सामने अपने बाल बनाने लगा, और फिर हाथ में घड़ी पहनी और परफ्यूम लगाया, और अपना ब्लेजर उठाकर वहां से नीचे आ गया जहां उसकी मम नाश्ता करने के लिए उसका वेट कर रही थी। लेकिन वो ये कहकर वहां से बिना कुछ खाए चला गया कि ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग है।
उसकी मम को समझ आ चुका था कि वो उनसे नाराज हो चुका है, और उसके स्वभाव को जानते हुए वो कुछ भी बोली नहीं कि कहीं श्लोक अपने असली रौद्र रूप में ना आ जाए, क्योंकि गुस्सा तो वो पहले से ही था और कुछ बोलने से और आग में घी डल जाता, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही अभी बेहतर समझा। श्लोक गाड़ी चलाते हुए बस स्तुति के बारे में सोचे जा रहा था और साथ में उसकी मम के कहे हुए शब्द भी कानों में गूंज रहे थे। वो खुद से बोला, देखो ना जान, कोई समझने को तैयार ही नहीं है कि मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बिना। फिर टेढ़ा सा मुस्कुराते हुए, अरे कोई क्या, तुम तो खुद ही नहीं समझती हो मेरे प्यार को, तो कोई क्या ही समझेगा। लेकिन वादा है मेरा सबसे कि एक न एक दिन सब मानेंगे और खुद ही सब कहेंगे कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता है जान, कोई नहीं कर सकता। लेकिन अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं ऐसा जिससे तुम मेरे सामने रहो, मेरे पास रहो। मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता हूँ। आदत हो गई है इन आंखों को तुम्हारी। तभी उसका फोन बजा और देखा तो कॉल ऑफिस से था। वो बोला, हाँ बस आ रहा हूँ 10 मिनट में, तुम मीटिंग की तैयारी करो। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और ऑफिस की तरफ चल पड़ा। उधर स्तुति के रूम में जब बन्ना उसे उठाने गई तो रूम की बजाय उसे बालकनी में सोते हुए देखकर वो हैरान हुई और बोली, अरे दीदू, आप यहाँ क्यों सो रही हैं? स्तुति आंखें मलते हुए बोली, कुछ नहीं बंधु, वो एक्चुअली कल रात को यहाँ मौसम इतना अच्छा था कि बस यहीं बैठे बैठे सो गई और पता ही नहीं चला। बन्ना बोली, अच्छा तो अब जल्दी से जाकर फ्रेश होइए और नीचे चलिए, आज हम लोग अपने घर वापस जा रहे हैं, ऐसा पापा ने बोला है। स्तुति बोली, सच में क्या? हाँ दीदू, सच में। अब चलिए जल्दी से यहाँ से उठिए और फिर नीचे आ जाइए नाश्ता करने के लिए। हाँ ठीक है, तू चल, मैं आई। इतना कहते हुए स्तुति उठी और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चल दी और वंदना नीचे चली गई। स्तुति नहा धोकर बाहर आई और अपने बाल टॉवल से पोंछने लगी तो ध्यान उसके हाथ में पड़ी अंगूठी पर चला गया। वो उसे देखते हुए सोचने लगी, स्तुति इसे निकाल दे अपने हाथ से, नहीं तो मोक्ष तुझे गलत ही समझेगा ना कि जानबूझकर मैंने इसे रखा हुआ है। इतना सोचते हुए वो उस रिंग को निकालने लगी। रिंग निकालते वक्त उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे वो अपनी कोई बेशकीमती चीज खुद से दूर कर रही है। लेकिन फिर भी खुद को नियंत्रित करते हुए उसने रिंग निकाली और पहले तो बालकनी से बाहर फेंकने लगी, लेकिन फिर जाने क्यों उसने उसे अपने बैग में संभाल कर रख लिया और नीचे जाने लगी कि तभी दरवाजे पर मोक्ष खड़ा था, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा गई। मोक्ष धीरे धीरे उसके पास आने लगा। स्तुति घबराहट के मारे पीछे पीछे जाने लगी। मोक्ष ने आकर झटके से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे और पीछे जाने से रोक लिया और बोला, क्या हुआ? तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली हो। उसकी ये बात सुनकर स्तुति की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। मोक्ष स्तुति का घबराया हुआ चेहरा देखकर जोर से हंसने लगा और स्तुति हैरान रह गई। मोक्ष पेट पकड़कर हंसने लगा और बोला, जरा अपना चेहरा देखना आईने में, कैसे घबराहट के मारे पीला पड़ गया है मेरी लोमड़ी का। आज मेरी लोमड़ी भीगी बिल्ली बन गई है, जैसे सच में उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो मैंने। स्तुति उसे मारने के लिए आगे बढ़ी और बोली, तुम बहुत बस हो जोकर कहीं के। मोक्ष उसके हाथ पकड़ते हुए बोला, अच्छा मैं जोकर हूँ क्या? स्तुति झट से बोली, और नहीं तो क्या, वही हो तुम, जोकर। हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो, डरा देते हो मुझे। मोक्ष थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, डरा तो तुम देती हो मुझे, जान तो तुमने निकाल दी थी मेरी, लगा था मैंने तुम्हें खो दिया। तुम क्यों करती हो हमेशा ऐसे? हर चीज में खुद ही प्रधानमंत्री बनना जरूरी होता है क्या? अगर उस दिन तुम्हें गलती से भी कुछ हो जाता तो क्या करता मैं, क्या होता मेरा? यह सोचा है एक बार भी तुमने? इतना कहते कहते उसकी आवाज में दर्द झलकने लगा था अब, जो स्तुति समझ चुकी थी। मोक्ष की आंखों में हल्की सी नमी भी आ गई थी। वो आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, तुम्हें पता है बार बार वो सीन मेरी आंखों के आगे आ जाता है और हर बार मुझे उतना ही डर लगता है कि कहीं तुम्हें उस दिन खो देता तो मैं कैसे जी पाता। स्तुति उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे आश्वस्त करते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ मुझे, देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ तुम्हारे सामने, एकदम फिट एंड फाइन। और वैसे भी तुम सबके होते हुए मुझे कभी कुछ भी नहीं हो सकता। वो ये सब मुस्कुराते हुए बोल रही थी ताकि मोक्ष का मूड ठीक हो जाए। मोक्ष उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ और कुछ होने देता भी नहीं मैं तुम्हें। खुद को तुम्हारे हर दुख को सौंपने के लिए तैयार हूँ मैं, लेकिन तुम पर आज तक नहीं आने दूंगा कभी। स्तुति बोली,
चलो अब ज़्यादा सेंटी मत हो मिस्टर मोक्ष खन्ना, तुम ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम तो बस मुझे चिढ़ाते हुए अच्छे लगते हो। इतना कहकर वो जोर से खिलखिलाती। मोक्ष भी उसकी हंसी देखकर मुस्कुरा दिया। स्तुति बोली, चलो अब नीचे चलें नाश्ता करने, मुझे बहुत भूख लगी है, फिर हमें यहाँ से निकलना भी है। मोक्ष उसकी ये बात सुनकर उदास हो गया और बोला, मत जाओ ना। स्तुति हैरानी से, क्यों ना जाऊं, यहीं बैठी रहूंगी क्या अब? मोक्ष बोला, तो क्या हो गया, शादी के बाद भी तो तुम्हें यहीं रहना है ना, इसमें गलत क्या है? स्तुति का दिल उसकी शादी वाली बात से धड़क सा उठा, लेकिन वो खुद को संयत करते हुए मुस्कुराकर बोली, हाँ तो शादी के बाद की बात तो अलग है ना, अब चलो नीचे। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी तो मोक्ष पीछे से बोल पड़ा, तुम शादी करोगी ना मुझसे? उसके इस सवाल से स्तुति के कदम वहीं ठहर गए। मोक्ष की बात में उसे एक दर्द और एक घबराहट दोनों महसूस हो रहे थे। उसने अपने दुपट्टे को अपनी उंगली में फंसा लिया, क्योंकि वो अब निशब्द सी हो गई थी। मोक्ष फिर बोला, बोलो ना स्तुति, करोगी ना मुझसे शादी? स्तुति हंसने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, तुम मीना बहुत बोलते हो मोक्ष, जल्दी से नीचे आ जाओ, नाश्ता करते हैं। इतना कहकर वो सीधे वहां से नीचे चली गई और वहीं मोक्ष खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। फिर खुद को थोड़ा समझाकर वो भी नीचे चला गया। हालांकि स्तुति का जवाब न देना उसे बहुत चुभा था अंदर तक। स्तुति नीचे आई और सबके साथ बैठकर नाश्ता किया और मोक्ष उसके ठीक सामने बैठा था, जिसकी नज़र स्तुति पर ही थी। लेकिन स्तुति जैसे उसे नज़र मिलाना ही नहीं चाहती थी। जल्दी से उसने नाश्ता खत्म किया और फिर सभी लोग वहां से निकलने को तैयार थे। मोक्ष के मॉम डैड भी चाहते थे कि वो लोग वहीं रुक जाएं, लेकिन स्तुति की मम्मी पापा ने उन्हें समझाया कि अच्छा नहीं लगता है और अब तो स्तुति भी बिल्कुल ठीक है, इसलिए उन्हें जाना चाहिए। और उन लोगों ने यह डिसाइड भी कर लिया था कि अब कोई और रस्म ना करके वो लोग सीधे शादी ही करेंगे। यह सुनकर मोक्ष का चेहरा तो खिलसा गया, लेकिन स्तुति के चेहरे पर कोई भी खास एक्सप्रेशन नजर नहीं आए और ये बात सबसे ज्यादा मोक्ष नोटिस कर रहा था। खैर फिर वो लोग उन्हें बाय बोलकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मोक्ष के मॉम डैड को भी बहुत सूना सूना सा लग रहा था और मोक्ष को तो और भी ज्यादा तड़प जो हो रही थी, क्योंकि अब स्तुति नहीं थी ना उसकी आंखों के सामने। वो जाकर चुपचाप अपने रूम में बैठ गया और सोचने लगा कि आखिर स्तुति ने उसकी बात का जवाब क्यों नहीं दिया। क्या वो उससे शादी नहीं करना चाहती अब? और साथ ही उसे श्लोक की कही हुई बातें याद आने लगी थी और वो दोनों बातों को आपस में जोड़कर देख रहा था, जिससे उसके मन में आग सी लग रही थी। उसने गुस्से के मारे अपने बेड के पास पड़े टेबल पर फ्लावर पॉट उठाकर रूम में लगे हुए शीशे पर जोर से दे मारा, जिससे वो शीशा चकनाचूर हो गया और नीचे बैठी उसकी मॉम ने यह आवाज सुनी और घबरा गई। वो जल्दी से उठकर उसके रूम की तरफ गई और जाकर देखा तो रूम में कांच ही कांच बिखरा पड़ा था, जिसे देखकर वो हैरान रह गई और बेड से एक तरफ मोक्ष बेख्याली में बैठा हुआ था और जमीन पर देखे जा रहा था, जैसे अभी क्या हुआ उसे कुछ पता ही नहीं। मोक्ष को ऐसे देखकर उसकी मॉम हैरान थी। वो कांच से बचते हुए उसके पास पहुंची और उसके साथ बैठ गई। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और मोक्ष एकदम से चौंक गया। वो उन्हें वहां देखकर हैरान हुआ और बोला, अरे मॉम, आप यहाँ, क्या हुआ है? मॉम उसकी तरफ देखते हुए बोली, भाई तो मैं भी पूछना चाहती हूँ तुझसे कि क्या हुआ है तुझे? तू ऐसे क्यों उदास सा बैठा है और ये कांच कैसे बिखरा हुआ है रूम में? वो शीशा टूट गया ना मॉम, इसलिए ये ऐसे, वो अटकते हुए बोला। तो मॉम ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और बोली, क्या हुआ है तुझे, पहले ये बता मुझे, क्यों परेशान है तू? कुछ नहीं मॉम, मैं कहाँ परेशान हूँ भला, आप भी ना कुछ भी समझ लेती हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रहा है या फिर मुझसे झूठ बोलने की? ये दोनों ही कोशिशें नाकामयाब हैं। मॉम मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा आपसे, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अगर तू ठीक है तो ये बात मेरी आंखों में देखकर बोलना, क्यों नजर चुराकर बोल रहा है ये बात? मोक्ष ने चेहरा नहीं घुमाया, वो दूसरी तरफ ही देखे जा रहा था। मॉम ने उसके चेहरे को पकड़कर अपनी ओर घुमाया और देखा कि मोक्ष की आंखों में हल्की सी नमी थी। वो शॉक हो गई और बोली, ये क्या है मोक्ष, तू रो रहा है? क्या हुआ है, मुझे बताना बेटा। तू ऐसे क्यों बच्चों की तरह रो रहा है? बताना अपनी मॉम को, ऐसी कौन सी तकलीफ है जिसने तुझे रुला दिया? बताना बेटा, मुझे डर लग रहा है अब। वो घबराते हुए बोल रही थी, क्योंकि अपने बेटे को उन्होंने कभी ऐसे रोते हुए नहीं देखा था और वजह भी पता नहीं थी।
उन्होंने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों की नमी को पोंछते हुए बोली, ना बच्चे, रोना नहीं अपनी मॉम के होते हुए। मोक्ष खुद को संभालते हुए बोला, मॉम मुझे बहुत डर लग रहा है। मॉम घबराते हुए बोली, किस बात से डर लग रहा है बेटा? स्तुति से दूर होने का। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू भला? ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी मॉम थोड़ा हास्य व्यंग से बोली तो मोक्ष सीरियस होते हुए बोला, मॉम सच कह रहा हूँ मैं, मुझे सच में डर लग रहा है। क्योंकि आप ही देखो ना, जब भी हमारे एक होने की बात आती है तब तब कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है। कोई भी रस्म ढंग से पूरी होती ही नहीं है। इसलिए ऐसा लगता है कि वो दूर ना चली जाए मुझसे। मैं जी नहीं पाऊंगा मॉम। उसकी मॉम ने उसको गले से लगाया और बोली, कुछ नहीं होगा ऐसा। तुम ऐसे उल्टा सीधा सोचना बंद करो पहले। पहले अपने दिमाग और दिल दोनों को शांत करो। यह सब बस तुम्हारे वहम है, बस और कुछ नहीं। स्तुति और तू एक दूसरे से जुड़े हुए हो, इसलिए हमेशा साथ ही रहोगे। और वैसे भी अब मैंने और तेरे डैड ने डिसाइड किया है कि अब कोई और रस्म या रिवाज नहीं होगा। अब सिर्फ और सिर्फ शादी होगी, और वो भी बहुत जल्दी। तो अब ये सोचना बंद करो और चलो नीचे। तुम्हारे डैड ऑफिस जा रहे हैं। अब आज तुम भी चले जाओ उनके साथ। तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा और दिमाग भी थोड़ा शांत होगा। हाँ, मोक्ष कुछ नहीं बोला तो उन्होंने उसे उठाते हुए कहा, चलो चलो, उठो और तैयार हो जाओ, 5 मिनट में आ जाओ नीचे। मैं तुम्हारे डैड को कहती हूँ तुम्हारा वेट करने को। ओके। इतना कहकर वो उसे चेयर अप करके चली गई और मोक्ष भी बेमन से ही लेकिन तैयार होने लगा ऑफिस के लिए। वो भी आखिर चाहता था कि वो ऐसी बातें ना ही सोचे, तो शायद ऑफिस जाने से दिमाग थोड़ा कम हो जाए इस तरफ। तो वो तैयार होकर नीचे गया और उसके डैड उसे साथ लेकर ऑफिस चले गए। उन्होंने भी उसे मजाकिया तरीके से ट्रीट किया, क्योंकि मॉम ने उन्हें पहले ही बता दी थी सारी बात। वो दोनों ऑफिस चले गए और उसकी मॉम भी उसकी बातों को गहराई से सोचने लगी। उधर श्लोक ऑफिस पहुंच चुका था और इतने दिनों के बाद आने के कारण स्टाफ आज सहमा हुआ था, क्योंकि कुछ दिन उसके न आने के कारण वो सब अपनी मर्जी से काम कर रहे थे। लेकिन आज बॉस आया है तो सबको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। अपूर्व शांति थी आज ऑफिस में। लेकिन आज श्लोक ने अब तक किसी को डांटा नहीं था। क्या ही डांटता वो, आखिर उसका खुद का ध्यान कहीं और था। वो बस ऑफिस फॉर्मेलिटी के लिए आया था, ताकि मम के साथ उसकी बहस ना हो जाए। वो ऑफिस में बैठा बस लैपटॉप पर उंगलियां चलाए जा रहा था, लेकिन ध्यान सिर्फ स्तुति पर ही अटका हुआ था। हालांकि उसका मैनेजर जितनी बार उसके पास कोई भी फाइल लेकर आया, उसने उसे टालकर वापस भेज दिया, यह कहकर कि वो खुद संभाल ले। जबकि सब जानते थे कि वो कभी भी ऑफिस के काम में आनाकानी नहीं करता। सब हैरान थे उसके जेस्चर से। श्लोक बस लैपटॉप में स्तुति की फोटो को ही निहारे जा रहा था और बीच बीच में अपने हाथ की तरफ भी देखता, जिसमें उसने स्तुति से जबरदस्ती अंगूठी पहनवाई थी। उसने बर्बस ही उस अंगूठी को अपने होठों से लगा लिया। स्तुति और सभी अपने घर पहुंच चुके थे। कितने दिनों बाद वापस घर आकर सब रिलैक्स महसूस कर रहे थे। सभी हॉल में बैठ गए। उसकी मम चाय बनाकर लाई और सभी साथ बैठकर चाय पीने लगे। सभी को पता था कि इस वक्त सिचुएशन बहुत नाजुक है, इसलिए कोई भी उस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता था। तो सब हल्की फुल्की बातें करके एक दूसरे को हंसाने की कोशिश कर रहे थे। तभी स्तुति बोली, पापा मुझे जरा मार्केट जाना है। वो बंधु का बर्थडे आ रहा है ना, तो आश्रम के बच्चों के लिए टॉयज वगैरह लेने हैं। उसके पापा बोले, हाँ तो बेटा बंधु और तुम चले जाओ। तो स्तुति बोली, नहीं पापा मुझे अकेले जाना है। उसकी ये बात सुनकर सब हैरान हुए, क्योंकि सब जानते थे कि स्तुति कभी शॉपिंग पर अकेले नहीं जाती है। स्तुति की मम उसकी बात पर बोली, लेकिन बेटा तुम तो कभी अकेले नहीं जाती शॉपिंग के लिए, फिर आज कैसे? जाने क्यों स्तुति उनकी इस नॉर्मल सी बात पर ही चिढ़ गई और गुस्से से बोल पड़ी, क्यों, क्या प्रॉब्लम है मेरे अकेले जाने में? मैं क्या कोई बच्ची हूँ जो अकेले कहीं आ जा नहीं सकती? भला मुझे इतनी भी फ्रीडम नहीं होगी क्या अब कि मैं कहीं अकेले जा सकूं? हद है मतलब। अब मुझ पर पाबंदियां भी लगने लगेंगी, वो भी अपने ही घर में। वो गुस्से में खड़ी होकर बोले जा रही थी, तभी उसके पापा उसके पास आए और उसे शांत करते हुए बोले, बस बेटा, क्या हो गया मेरी प्रिंसेस को? इतना गुस्सा क्यों हो रही है मेरी राजकुमारी? और बेटा हमने तो बस यूं ही कहा था, तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था हमारा। हमें पता है कि हमारी बेटी कितनी स्ट्रांग है, उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है।
अच्छा, तो फिर इन बातों का क्या मतलब है कि मैं अकेली नहीं जा सकती बाहर? क्यों नहीं जा सकती हूँ भला? अरे भाई, जा सकती हो तुम अकेले। हमारी बेटी हो तुम। तुम बिल्कुल अकेले ही जाओगी आज शॉपिंग के लिए। कोई नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। ये मेरा वादा है तुमसे। तभी वंदना बोली, मैं भी नहीं क्या पापा? पापा बोले, नहीं कोई नहीं मतलब कोई नहीं। मेरी स्तुति अकेले जाएगी और शॉपिंग करके आएगी। और हाँ बेटा, अपने लिए भी कर लेना एक हाथ। इतनी देर हो गई तुमने अपने लिए कुछ नया नहीं खरीदा, तो आज कर ही आओ। फिर अपने वॉलेट से पैसे निकाल कर देते हुए, यह लो और कंजूसी बिल्कुल मत करना। आज जो भी जी में आए खरीदो। एक काम करो, अपने वॉलेट से अपना कार्ड निकाल कर उसे देते हुए, ये लो कम नहीं पड़ने चाहिए। आज मेरी बच्ची की शॉपिंग के लिए पैसे। हाँ, चलो अब जल्दी से तैयार होकर जाओ और अपनी स्कूटी लेकर जाओ। आज का दिन तुम अपने नाम करो। पूरा दिन एंजॉय करो। कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। उनकी बात सुनकर स्तुति हल्का सा मुस्कुराई और अपने रूम में चली गई तैयार होने। उसके जाते ही उसकी मॉम बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आप उसे अकेले कैसे जाने दे सकते हैं भला? भूल गए कि अभी अभी क्या हुआ है उसके साथ? ये कितना रिस्की हो सकता है, जानते हैं ना आप? फिर भी उसे अकेले जाने के लिए परमिशन कैसे दे दिया आपने? ना मैं कुछ भूला हूँ ना ही भूल सकता हूँ, लेकिन शायद तुम लोग ये भूल गए हो कि हमारी बच्ची के दिल पर इस वक्त क्या बीत रही है। उसने इतना कुछ सहा है, तो सोचो कि खुद को संभालना कितना मुश्किल हो रहा होगा उसे इस वक्त। हमें उसे समझना चाहिए और बेफिक्र रहो। भूल गई कि हमारी बेटी कराटे चैंपियन है। आज वो कोई नहीं जा रही क्या अकेले? वो तो पहले भी जाती थी ना। तो हम उससे उसकी आज़ादी कैसे छीन सकते हैं? एक तो किस्मत ने उसे दुख दिया और अब हम उस पर पाबंदियां लगाकर उसके दुख को बढ़ा दें। नहीं, हमें उसका साथ देना है, उसे समझना है, ताकि उसे एहसास हो कि वो अकेली नहीं है, हम उसके साथ हैं हर हालत में। इस तरह से वो खुद को अकेला महसूस करेगी। इसलिए उसे जीने दो अपने तरीके से, ताकि वो इन सबसे जल्दी से बाहर आ सके। बस अब और बहस नहीं होगी इस टॉपिक पर। दोनों सुन लो। वंदना और उसकी मम्मी भी उनकी बात को समझ गए और उनकी हाँ में हाँ मिलाई। थोड़ी देर में स्तुति नीचे आई तैयार होकर, तो सभी ने स्माइल के साथ उसे जाने दिया। उधर श्लोक ऑफिस में बस आज शांत बैठा था। स्तुति के ख्याल उसके मन से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। खैर, कैसे भी दिन गुजरा और शाम होने को आई। शाम के 5 बजने को हुए तो श्लोक का मन ज्यादा बेचैन होने लगा। तो उसने ऑफिस से घर जाने का सोचा और मैनेजर को बोलकर वो निकल गया। स्तुति अपनी स्कूटी से पहले मॉल गई और आश्रम के बच्चों के लिए सामान खरीदा और फिर अपने लिए और वंदना के लिए और मम्मी पापा के लिए कुछ ले लिया। लेकिन ये सब उसने पापा के दिए हुए पैसों से नहीं, बल्कि अपने पैसों से लिया। फिर वो मॉल से निकल पड़ी तो बच्चों से मिलने का सोचा और सोचा कि आज ही बच्चों में बांट दूं। तो वो आश्रम चली गई। वहाँ बच्चों के साथ खूब मस्ती की, उन्हें टॉयज चॉकलेट वगैरह दिए और उनके साथ खेल कूद की और फिर वापस जाने के लिए वहां से निकल पड़ी। तभी रास्ते में एक जगह उसकी स्कूटी का टायर पंचर हो गया और वो उतर कर देखने लगी। तभी एक गाड़ी आकर उसके पास रुकी और उसमें से 2 लड़के बाहर निकले। उनमें से एक स्तुति के पास जाकर पीछे से ही बोला, क्या बात है, आज तो भगवान हम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। एकदम से कोई आवाज सुनकर स्तुति चौंक गई और मुड़कर देखा तो वो दोनों बेशर्मों जैसे हंस दिए। स्तुति कुछ बोली नहीं तो वो बोला, क्या बात है, पहचाना नहीं हमें मिस ब्यूटी ऑफ द कॉलेज? हाँ, मैं दूसरे की तरफ इशारा करते हुए, यह है महेश और मैं। मुझे तो नहीं भूली होगी ना तुम? तभी दूसरा बोला, अरे अपने पुराने चाहने वालों को कोई भूलता है भला? याद होगा। क्यों, याद है ना बॉस तुम्हें? वो स्तुति की तरफ देखते हुए बोला। तो वो खुद बोल पड़ा, अरे कोई बात नहीं, अगर भूल भी गई होगी तो हम याद दिला देते हैं। तो हमें आपके पुराने दिल के मरीज, आपके आशिक, नाम है गौतम ब्रिज। कॉलेज में तो तुम भाव देती नहीं थी, क्योंकि वो मोक्ष होता था ना तुम्हारे आसपास हर समय। इसलिए अब आज तो कोई नहीं है ना, तो चले। वो खिसियाते हुए बोला तो स्तुति का दिल किसी अनजान अनहोनी के डर से धड़क उठा। वो खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए बोली, क्या बोल रहे हैं आप लोग? प्लीज चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। गौतम मुस्टंडों वाली हंसी हंसते हुए बोला, कोई नहीं आएगा यहाँ हमारी प्यारी मिस ब्यूटी। आपका वो मोक्ष इधर उधर देखते हुए, आज साथ नहीं है ना आपके? वैसे ये किस्मत भी ना, कब से ढूंढ रहे थे हम आपको, लेकिन आप मिली ही नहीं। लेकिन आज मिली हो
और वो भी अकेले, इसे कहते हैं गुड लक। दूसरा वाला मुस्कुराते हुए बोला, भाई आज तो सच में आपकी पार्टी बनती है। एक तो वो जमीन आपके नाम हो गई जो पिछले 1.5 साल से आपके विधायक पिता आपको दिलवाना चाहते थे, लेकिन जमीन का मालिक नहीं दे रहा था। लेकिन आज फाइनली उसे मानना ही पड़ा, क्योंकि बात आखिरकार उसकी बेटी की इज्जत की आ गई थी ना। और दूसरी पार्टी भाभी जी की स्तुति की तरफ देखते हुए, आपको मिल गई तो देर किस बात की, चलिए लेकर चलते हैं और ऑफिशियली आप इनको हमारी भाभी बना दो। यह सुनते ही गौतम हंसने लगा और स्तुति की घबराहट और बढ़ गई। स्तुति इधर उधर देखने लगी, लेकिन चूंकि वो सड़क ज़्यादातर इस वक्त खाली थी, क्योंकि शाम का वक्त था, तो सड़क पर आवाजाही कम थी। वो घबरा गई, क्योंकि गौतम को वो कॉलेज टाइम से जानती थी। वो तभी उसके पीछे पड़ा रहता था, लेकिन तब हर वक्त मोक्ष स्तुति के आसपास रहता था, क्योंकि वो गौतम की नीयत जानता था स्तुति को लेकर। इसलिए वो कभी स्तुति को अकेला नहीं छोड़ता था। और कॉलेज खत्म होने के बाद उन्हें लगा था कि गौतम से पीछा छूट गया, लेकिन आज स्तुति का उससे फिर से ऐसे सामना हो गया जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और आज भी गौतम के इरादे वो अच्छे से भाप गई थी, लेकिन विडम्बना यह थी कि वो इस वक्त अकेली थी। ऐसा नहीं है कि वो अकेली काबिल नहीं उन्हें हैंडल करने के लिए, क्योंकि वो तो कराटे चैंपियन थी, लेकिन इस वक्त वो शायद इस कंडीशन में नहीं थी कि उसका सामना कर पाती। वो अभी अभी ठीक हुई थी, लेकिन माइंड उसका अभी भी स्टेबल नहीं था। श्लोक निकल चुका था अपनी गाड़ी लेकर, और गाड़ी में उसने स्तुति को याद करते हुए गाना लगा लिया। पास आए दूरियां फिर भी कम न हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। गाना बजते हुए वो एकदम भावुक हो गया था, आंखों से आंसू छलक आए थे। उसे अपने अंदर हर पल कुछ टूटता हुआ महसूस हो रहा था। उसने गाड़ी उसी सुनसान सड़क की ओर मोड़ ली, क्योंकि उधर से रास्ता लंबा था और वो घर जल्दी पहुंचना नहीं चाहता था। वो मंजिल तक जैसे पहुंचना ही नहीं चाहता था। कई बार हमें मंजिल तक पहुंचते पहुंचते रास्तों से ही प्यार हो जाता है, और फिर मंजिल की चाह ही खत्म हो जाती है। ऐसा ही कुछ इस वक्त श्लोक के साथ था। वो स्तुति की यादों के साथ रहना चाहता था, ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए लंबा रूट चुन लिया। वो वही रास्ते पर आ गया जहाँ स्तुति थी। वो कुछ आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक लड़की के पीछे 2 लड़के भाग रहे हैं। वो लड़की उनसे बचने की कोशिश कर रही थी। श्लोक को बहुत गुस्सा आया ये देखकर। वो कुछ दूरी पर थी, इसलिए वो अच्छे से देख नहीं पा रहा था। ऊपर से अंधेरा होने वाला था, इसलिए वो गाड़ी से बाहर आ गया उसकी मदद के लिए। तब तक वो लड़की भागते भागते श्लोक के बिल्कुल पास आ गई, और जैसे ही श्लोक ने उसका चेहरा देखा तो वो हैरान रह गया। उसके सामने उसकी स्तुति खड़ी थी, हाँफते हुए खड़ी थी। स्तुति भी उसे देखकर हैरान थी, लेकिन इस वक्त वो डरी हुई थी, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में बस इस वक्त बचने का ख्याल ही आ रहा था, जिसके चलते वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाई। लेकिन ना जाने क्यों उस लोग को देखकर उसे एक अजीब सा सुकून मिल गया था, जैसे अब उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। यूं तो वो श्लोक को अजनबी ही मानती थी, लेकिन आज उसे लग रहा था कि जैसे कोई अपना मिल गया हो। और उसने डर पर जीत हासिल कर ली थी। श्लोक ने उसे एक नज़र देखने के बाद उसके पीछे आते हुए दोनों लड़कों को देखा, जो लगभग वहां तक आ पहुंचे थे। श्लोक ने स्तुति को हाथ से पकड़कर अपने पास साइड में खड़ा कर लिया और उन दोनों की तरफ घूर कर देखा। गौतम श्लोक से बोला, ओए हीरो, ये हीरोगिरी करने के लिए कोई पिक्चर का सीन नहीं है जो तू ऐसे लुक्स दे रहा है। चल जल्दी से यहाँ से रफू चक्कर हो, और हमारे रास्ते में आने की तो सोचना भी मत। श्लोक उसकी बात सुनकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, रास्ते में तो तुम आ गए हो, और वो भी गलत। इस रास्ते की जो मंजिल है ना, वो तुम्हारे लिए सिर्फ हॉस्पिटल के बेड तक जाती है। अच्छा, बड़े डायलॉग मार रहा है, लगता है कोई फिल्म देख कर आया है अभी अभी। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है हीरो, और ना हम कोई विलेन। लड़की को हमारे हवाले करो। ऐसे जाती मुसीबत अपने गले में क्यों डाल रहे हो? प्यार से समझा रहा हूँ, जाओ यहाँ से। ये लड़की को हम कॉलेज टाइम से जानते हैं, इसलिए जाओ यहाँ से। श्लोक एकदम आगे बढ़ते हुए बोला, प्यार से मैं समझा रहा हूँ तुम्हें, जाओ यहाँ से। इस लड़की के चक्कर में अपनी जान से हाथ क्यों धोना चाहते हो? इसका तो कुछ जाएगा नहीं, और तुम्हारा कुछ रहेगा नहीं। अच्छा, बॉस के सामने तड़ी मार रहे हो? जानते नहीं हो क्या किससे बात कर रहे हो? क्या लगती है लड़की तुम्हारी जो खामखा बीच में घुस रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। साथ वाला उसका चमचा बोला तो श्लोक स्तुति को अपने पीछे करते हुए बोला, ये लड़की मेरी जान है,
इसमें जान बसती है मेरी, मेरे दिल की धड़कन है ये, मेरे जीने की वजह है ये। और कुछ जानना है? श्लोक के मुंह से ये सब सुनकर स्तुति को बहुत अलग सा फील हुआ इस बार। ऐसा लगा जैसे उसकी बेलू बता रहा है कोई। बहुत अपनापन फील हो रहा था। दिल धड़क सा उठा था। वो बस एकटक उसे पीछे खड़ी देखे जा रही थी। अब उसे कोई डर नहीं लग रहा था। बहुत सेफ फील कर रही थी वो अब। श्लोक टेढ़ी नजर से उसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए शैतानी से बोला, जान ऐसे देखोगी तो मेरा सारा कंसंट्रेट खराब हो जाएगा। अभी पहले मुझे इन गुंडों को ठिकाने लगाने दो, फिर मेरे सामने आकर देखना अच्छे से मुझे और मैं तुम्हें। इतने में गौतम इस मौके का फायदा उठाते हुए श्लोक को मारने के लिए हाथ बढ़ाया तो स्तुति घबरा गई। श्लोक का ध्यान भले ही स्तुति की तरफ था, लेकिन वो पूरी तरह से सचेत था उनके मूव्स को लेकर। इसलिए उसने गौतम का हाथ खुद तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया था। वहीं स्तुति ने डर के मारे आंखें मीच ली थी। श्लोक ने उसका हाथ वैसे ही पकड़े हुए मोड़ दिया जिससे वो करा उठा। स्तुति ने आंखें खोली तो श्लोक की तेजी से हैरान रह गई। श्लोक ने उसके चेहरे पर एक पंच मारा और वो जमीन पर गिर गया। इतने में दूसरा आया और श्लोक की तरफ लपका और हाथ उठाते हुए बोला, मेरे बॉस को मारोगे तुम? अभी बताता हूँ तुम्हें तो मैं। श्लोक ने उसके पास आने से पहले उसके पेट पर लात मार दी और वो भी अपने बॉस के पास जमीन पर गिर गया। गौतम धीरे से उससे बोला, इसके साथ मारपीट करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि तुम इसका ध्यान भटकाओ और मैं स्तुति को उठाता हूँ। फिर इसे करने दो जो करेगा, अपना काम तो हो जाएगा ना। उसने हाँ में धीरे से गर्दन हिलाई और वो उठा और श्लोक के सामने जाकर फाइट करने की एक्टिंग करने लगा और उससे मार भी खाने लगा थोड़ी, ताकि श्लोक का ध्यान भटक जाए। और वही हुआ। श्लोक गौतम के बारे में भूल गया उसे मारते मारते। इतने में गौतम ने पीछे से होते हुए मौके का फायदा उठाया और स्तुति के मुंह पर हाथ रखकर उसे पीछे ले गया। लेकिन एकदम से ऐसा होने से स्तुति ने चिल्लाने की कोशिश की, जिसकी हल्की सी आवाज श्लोक के कानों में पड़ी। लेकिन तब तक गौतम उसे पीछे ले गया था कुछ कदम और साथ ही अपनी जेब से चाकू निकालकर स्तुति की गर्दन पर रख दिया, जिससे श्लोक की मानो सांसें अटक गईं। वो एकदम डर गया और महेश ने जब हाथ उठाना चाहा तो अब की बार श्लोक का ऐसा एक पंच उसके चेहरे पर पड़ा कि उसकी नाक और होंठ से खून बहने लगा, जिससे पता चल चुका था कि अब श्लोक का गुस्से का लेवल क्रॉस हो चुका है। क्योंकि अब तक वो बस अपना हाथ हल्का कर रहा था, लेकिन अब जब बात स्तुति पर आई तो उसका आपा खो गया बस। अब महेश तो एक ही घूंसे में बस ढेर हो चुका था। अब तो हिलने की भी हिम्मत नहीं थी उसमें। लेकिन अब श्लोक ने जिस तरह से गौतम को देखा था, उससे कहीं तो उसे भी अंदाजा हो चुका था कि शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन फिर भी वो खुद को मजबूत दिखाना चाहता था। इसलिए वो बोला, आगे बढ़ने की सोचना भी मत, नहीं तो इस लड़की की गर्दन पर चाकू चलाने में मुझे एक मिनट भी नहीं लगेगा। बहुत पछताओगे। आगे मत बढ़ना एक भी कदम। श्लोक गरजती आवाज में बोला, पछताओगे तो तुम। अफसोस होगा तुम्हें अपने पैदा होने तक का, अगर मेरी जान को एक खरोच भी आ गई गलती से भी तो। स्तुति के लिए जान शब्द श्लोक के मुंह से सुनकर वो समझ गया कि स्तुति कितनी इंपॉर्टेंट है श्लोक के लिए। लेकिन वो फिर भी तड़ी मारते हुए बोला, हाँ हाँ जान, हाँ बड़ा गहरा याराना लगता है। लेकिन इसका याराना तो वो मोक्ष के साथ था ना। मिस ब्यूटी ने एक कबूतर कब फांस लिया अपने हुस्न के जाल में। बस इतना कहने की ही देर थी कि गौतम को श्लोक ने 1 मिली सेकंड में ऐसे लपका जैसे कि चीता अपने शिकार को। गौतम को कुछ समझने तक का मौका नहीं दिया उसने। और फिर उसकी वो हालत की पीट पीट कर कि उसका सांस लेना मुश्किल होने लगा था। लेकिन श्लोक फिर भी उसे पीटते हुए बोल रहा था, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी मेरी जान के बारे में कुछ भी बकवास करने की, या उसे नुकसान पहुंचाने की सोचने की भी। उसकी बाहों पर अपना पैर रखकर उसे दबाते हुए बोला, इन्हीं हाथों से मेरी जान पर चाकू से वार करने वाले थे ना। लेकिन अब तो तुम्हारे ये हाथ खुद मेरी रहमत के मोहताज हैं। तो बताओ, अब काट डालूं इन्हें, ताकि आगे से तुम किसी पर भी वार करने लायक ना रहो। और हाँ, जिस नज़र से मेरी जान पर नज़र डाली थी, अभी तो उसका भी इलाज करना बाकी है। क्योंकि मेरी जान को देखने का हक किसी गैर को तो क्या, मैं उस आईने को भी ना दूं जिसमें एक भी दरार हो। इतना कहकर उसने आसपास देखा तो कुछ कदम दूर से एक रॉड नजर आई, जो कि लोहे की थी और उसमें थोड़ा जंग भी लगा था। उसने वो रॉड उठाई और गुस्से में गौतम की आंखों पर वार करने ही वाला था कि स्तुति एकदम से चिल्लाई, नहीं,
उसकी आवाज़ से श्लोक के हाथ रुक गए और उसने एक नज़र स्तुति की तरफ देखा, जो कि आंसू भरी आंखों से उसे ऐसा ना करने के लिए इशारा कर रही थी। अब स्तुति कुछ कहे और श्लोक ना करे, ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा। आखिर अपनी जान की बात मानकर श्लोक ने वो राट गुस्से के मारे दूर फेंक दी और गौतम का कॉलर पकड़कर बोला, बचा लिया आज तुझे मेरी जान ने, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। नहीं तो आज तेरी आंखें फोड़ देता और हाथ पैर भी तोड़ देता। फिर तुझे सड़क के किनारे बिठा देता भीख मांगने के लिए, ताकि तू फिर किसी लड़की की तरफ ना तो आंख उठा पाओ और ना हाथ लगाने की हिम्मत कर पाओ। लेकिन तुम्हें छोड़ा है तो इसे बस एक लेसन ही समझना और आज के बाद लड़कियों से और खासकर मेरी जान से दूर रहना, नहीं तो अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ेगा तुम्हें, समझे। इतना कहकर उसने उसी झटके से उसे छोड़ दिया और वो सड़क पर बेहोश हो गया। श्लोक साइड हटा और अपने एक दोस्त को फ़ोन करके बोला, करण यार, वो सड़क पर एक भिखारी बेहोश पड़ा है, उसे ले जा और उसका इलाज करवा दे, ताकि वो हमेशा भीख ही मांगता रहे तंदुरुस्त होकर। इतना कहकर उसने फ़ोन जैसे ही अपनी पॉकेट में डाला, वैसे ही स्तुति एकदम से आकर उसके सीने से जा लगी। श्लोक को तो जैसे झटका सा लगा हो। कुछ पल के लिए वो ब्लैंक हो गया। वो सूझा ही नहीं, जैसे एकदम से 440 का झटका लगा हो। फिर अपने सेंस में आकर उसने भी उसे प्यार से अपनी बाहों में समेट लिया। दोनों आज पहली बार एक दूसरे के आगोश में समाये हुए थे। कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन एक दूसरे को जी रहे थे। स्तुति सब कुछ भूलकर श्लोक के सीने से लगी हुई थी, जब तक उसे आभास नहीं हुआ कि उसने जल्दीबाजी में क्या कर डाला। लेकिन जैसे उसे रियलाइज हुआ, उसने झटके से उसे दूर किया और अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। श्लोक के मन में अजीब सी गुदगुदी हो रही थी इस वक्त, जो कि आज से पहले उसे कभी फील नहीं हुआ। वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ जान, मुंह क्यों फेर लिया, शर्म आ गई क्या। स्तुति वैसे ही खड़ी बोली, आई एम सॉरी, वो गलती से। इससे आगे वो कुछ बोल नहीं पाई तो श्लोक उसके सामने आया और थोड़ा झुकते हुए उसके चेहरे को निहारते हुए बोला, हाँ अगर ये गलती है ना, तो कसम से मैं चाहता हूँ कि तुम ये गलती पूरी ज़िंदगी करो मेरे साथ। पता है आज ऐसा लगा कि इस दुनिया में कोई तो है जो मेरे पास सेफ फील करता है, वरना तो सब मेरे नेचर की वजह से मुझसे डरते हैं। लेकिन सिर्फ तुम हो जो मुझसे डरती नहीं, और तुम्हारी यही अदा मुझे तुमसे और भी ज़्यादा इसके करने पर मजबूर करती है। उसकी बात सुनकर स्तुति ने नज़र उठाकर उसकी ओर देखा तो श्लोक की आंखों में उसे एक इंटेंसिटी दिख रही थी। श्लोक आगे बोला, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था जान, सच में। मैं भी एकदम एक मासूम बच्चे वाली ज़िंदगी जीना चाहता था। अपने बचपन को मैं खुलकर बेपरवाही के साथ जीना चाहता था। लेकिन मेरे हालातों ने मुझे ऐसा पत्थर दिल बनने पर मजबूर कर दिया। अगर आज मैं ऐसा हूँ ना, यह भी इसी समाज की देन है मुझे, वरना मैं भी एक आम इंसान ही हूँ। लेकिन मेरे दिल को इस ज़माने ने इतना छलनी किया ना, अपने तानों से, अपनी सेल्फिशनेस से मेरी माँ का जीना दुश्वार कर दिया था। इसी समाज ने एक बिना बाप के बच्चे को इस कदर मजबूर कर दिया कि वो एक मासूम बच्चे से एक हार्टलेस इंसान बन गया। ऐसा कहते हुए श्लोक की आंखों में कब नमी आ गई है उसे भी पता नहीं चला। वो आज न जाने एक बार फिर से स्तुति के सामने अपने दिल को खोल रहा था। आज फिर उसने अपनी जिंदगी के उस पन्ने को खोल कर रख दिया जिसे वो हमेशा दबाकर रखता था अपने सीने में। उसने अपने बचपन की सारी कहानी स्तुति को सुना डाली, जिसे सुनकर स्तुति के दिल में भी आज ठेस उठी थी। उसके दुख को सुनकर आज स्तुति को भी बहुत दुख हुआ और आज उसे एहसास हो रहा था कि श्लोक का ऐसा होने के पीछे क्या कारण है। श्लोक अपना दुख कहते हुए इस कदर भावुक हो गया कि बोलते हुए वो रोने लगा और यूं ही सड़क पर घुटनों के बल बैठ गया। स्तुति की भी आंखों में पानी आ गया उसकी हालत को देखकर। जाने क्यों श्लोक की ऐसी हालत उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो भी उसके सामने वैसे ही घुटनों के बल बैठ गई और उसका हाथ खुद ब खुद उठ गया श्लोक के आंसू पोंछने के लिए। उसने जैसे ही उसके गाल पर हाथ रखा तो श्लोक ने उसका वो हाथ अपने हाथ से ढक लिया, जैसे वो ऐसा ही प्यार भरा स्पर्श ढूंढ रहा हो। वो रोते हुए बोला, जान प्लीज, तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। सबने छोड़ दिया था मुझे मेरे हाल पर, लेकिन मैं फिर भी संभल गया था। लेकिन इस बार अगर तुमने मुझे छोड़ दिया ना मेरे हाल पर, तो तुम्हारी कसम मैं सच में जी नहीं पाऊंगा। मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। तुम मेरे लिए क्या हो यह मैं शब्दों में नहीं बता सकता कभी तुम्हें, लेकिन बस इतना समझ लो कि तुम मेरे जीने की वजह हो।
मेरा वजूद हो अब तुम। मेरे पास पहले सिर्फ मम्मी थी, जिनकी वजह से या जिनके लिए मैं जी रहा था। अपनी कोई इच्छा कोई ख्वाहिश नहीं थी उस जिंदगी से मेरी। जो भी कर रहा था वो बस मॉम के लिए कर रहा था। ये पैसा ये दौलत ये सब सिर्फ उनके लिए ही करता था। लेकिन तुम्हारे आने के बाद अब जीने की जैसे नई उम्मीद जगी है मन में। ऐसा लगता है कि जिंदगी सच में बहुत खूबसूरत है अगर तुम मेरे साथ हो तो। जीने का दिल करता है तुम्हारे साथ और तुम्हारे लिए। मेरी इन उम्मीदों को तोड़कर तो नहीं जाओगी ना जान। वो एक बच्चे की तरह आंखों में आंसुओं के साथ एक उम्मीद लेकर उसकी तरफ देख रहा था। इससे स्तुति खुद को रोक नहीं पाई और उसने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया, बिल्कुल जैसे एक माँ अपने बच्चे को लगा लेती है। उसके आंसू देखकर और साथ ही खुद भी रो दी और श्लोक भी उससे लिपट कर मासूमियत से रो रहा था। लेकिन अब थोड़ा सुकून मिल रहा था। स्तुति उसके सर को प्यार से सहला रही थी, मानो कह रही हो कि चुप हो जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ। श्लोक थोड़ी देर बाद चुप हो गया। स्तुति ने उसे खुद से दूर किया तो श्लोक को भी होश आया कि इस वक्त कितना नाजुक है माहौल। इसलिए उसने बिना कोई सवाल के ही स्तुति का हाथ प्यार से पकड़ा और उसे लेकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। स्तुति ने भी कोई बात नहीं की और बस उसके साथ चल दी। श्लोक ने उसे बिठाया और खुद भी बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी और स्तुति के घर की ओर बढ़ाने लगा। स्तुति के दिमाग में बार बार अभी थोड़ी देर पहले हुए वाकया घूमे जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर थोड़ी देर पहले उसे क्या हो गया था। क्यों वो श्लोक के आंसू देखकर पिघल गई थी, क्यों खुद को रोक नहीं पाई थी वो, या शायद वो जानती थी और समझ भी रही थी लेकिन बस मानना नहीं चाहती थी। उसकी नज़र बर्बस ही श्लोक की तरफ उठ गई। श्लोक सीधे देखते हुए गाड़ी चला रहा था, लेकिन जब स्तुति की नज़र उस पर पड़ी तो उसका ध्यान भी उसकी तरफ गया। लेकिन स्तुति ने उसकी नज़र को भांपते हुए एकदम से चेहरा घुमा लिया। श्लोक फिर से गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर में वो लोग स्तुति के घर से थोड़ी दूर एक जगह पहुंच गए और श्लोक ने गाड़ी रोकी। स्तुति एकदम से होश में आई और श्लोक बोला, यहाँ से आगे खुद चली जाओ, मैं जाऊंगा तो फिर से प्रॉब्लम होगी तुम्हें। और हाँ, तुम्हारी स्कूटी की सर्विस होकर वो घर पहुंच जाएगी कल शाम तक। घर पर कह देना कि टायर पंचर हो गया था इसलिए ऑटो से आई हो। स्तुति ने हाँ में गर्दन हिलाई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।